एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं। इस समिट में आप लोग अनेक विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर से जुड़े ग्लोबल लीडर्स भी अपनी बात रखेंगे। साथियों, हम बीते 4-5 साल के कालखंड को देखें तो ज्यादातर चर्चाओं में एक बात कॉमन रही है और वो बात है चिंता, भविष्य को लेकर चिंता। कोरोना के समय चिंता रही कि ग्लोबल पैंडेमिक से कैसे निपटें। कोविड बढ़ा तो दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर चिंता होने लगी। कोरोना ने महंगाई पर चिंता बढ़ाई, बेरोजगारी पर चिंता बढ़ाई, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंता तो थी ही, फिर जो युद्ध शुरू हुए उनकी वजह से चर्चाओं में चिंता और बढ़ गई। ग्लोबल सप्लाई चेन बिखरने की चिंता, निर्दोष लोगों की जान जाने की चिंता, ये तनाव, ये टेंशन, ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब कुछ ग्लोबल समिट्स और सेमिनार्स के विषय बन गए। और आज जब चर्चा का केंद्र चिंता ही है, तब भारत में किस तरह का चिंतन हो रहा है, कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। यहां चर्चा हो रही है द इंडियन सेंचुरी, भारत की शताब्दी। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच भारत उम्मीद की एक किरण बना है। जब दुनिया चिंता में डूबी है, तब भारत आशा का संचार कर रहा है। और ऐसा नहीं कि ग्लोबल सिचुएशन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। चुनौतियां भारत के सामने भी है, लेकिन एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी यहां है जिसको हम सभी फील कर रहे हैं। और इसलिए द इंडियन सेंचुरी की बात हो रही है। साथियों, आज भारत हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में जिस तेजी से काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के 3rd टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे
काम का दायरा देखिए। 125 डेज में 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 90 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, 125 डेज में हमने 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स को मंजूरी दी है। 125 डेज में हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में 6 से 7% की ग्रोथ हुई है। हमारा फॉरेक्स $650 बिलियन से बढ़कर $700 बिलियन के पार कर चुका है। भारत की उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है और मैं सिर्फ 125 डेज की ही बात कर रहा हूं। आपको ये बात भी नोट करनी होगी कि इन 125 डेज में दुनिया भारत में किन विषयों पर चर्चा करने आई। 125 डेज में भारत में कौन से ग्लोबल इवेंट्स हुए। भारत में टेलीकॉम और डिजिटल फ्यूचर पर चर्चा करने के लिए इंटरनेशनल असेंबली हुई। भारत में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल हुआ। भारत में ग्लोबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर चर्चा हुई। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल एविएशन के फ्यूचर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भारत में हुई। फ्रेंड्स, ये सिर्फ इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये भारत के साथ जुड़ी होप की भी लिस्ट है। इससे भारत की दिशा और दुनिया की आशा, ये दोनों समझ आती है। ये वो विषय हैं जो आने वाले समय में दुनिया का भविष्य तय करेंगे और इन विषयों की चर्चा के लिए आज दुनिया भारत आ रही है। साथियों, आज भारत में इतना कुछ हो रहा है। हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है, उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। यहां जो भारत को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे श्रीमान मार्क मोबियस जैसे पार्टी एक्सपर्ट यहां मौजूद है। वो जिस प्रकार भारत में होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्साहित है, उसका बहुत महत्व है। जब वो ग्लोबल फंड्स को कहते हैं कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो इसका एक बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। हम गरीबी की चुनौतियां भी समझते हैं और प्रगति का रास्ता बनाना भी जानते हैं। हमारी सरकार तेजी से नीतियां बना रही है, निर्णय ले रही है, नए रिफॉर्म्स कर रही है। हालांकि पब्लिक लाइफ में कई बार मुझे भांति भांति के लोग मिल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मोदी जी 3 बार लगातार सरकार तो बना ली, इतने सारे काम तो कर ही लिए, तो इतनी दौड़ धूप क्यों करते रहते हो, क्या जरूरत है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, इतने माइलस्टोन है, इतने पेंडिंग डिसीजन आपने ले लिए, इतने सारे रिफॉर्म्स कर लिए, अब क्या जरूरत है इतनी मेहनत की। ऐसा कहने वाले मुझे ढेर सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जो सपने हमने देखे हैं,
जो संकल्प लेकर के हम चले हैं, उसमें न चैन है न आराम है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। क्या इतना ही काफी है? नहीं है क्या? पिछले 10 सालों में करीब 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 16 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है? पिछले 10 साल में भारत में 350 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बने हैं, 15 से ज्यादा एम्स बने हैं। क्या इतना ही काफी नहीं है? पिछले 10 साल में भारत में 1.5 लाख से ज्यादा नए स्टार्टअप बने हैं। 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर पहली बार अपना कुछ काम शुरू किया है। और सवाल तब उठेगा, क्या इतना कम नहीं है? मेरा जवाब है नहीं, इतना पूरा नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। इस युवा देश का पोटेंशियल हमें आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, और इसके लिए हमें अभी बहुत कुछ करना है, बहुत तेजी से करना है। साथियों, आज भारत की सोच और अप्रोच में जो बदलाव आया है, उसे आप भी जरूर नोटिस कर रहे होंगे। आमतौर पर परंपरा रही है और स्वाभाविक भी है, उसको गलत मैं नहीं मानता हूं। हर सरकार पिछली सरकारों के काम से तुलना करती है, और वो एक मानदंड होता है कि भाई पहले क्या था, अब क्या हुआ, पहले कितना था, अब कितना हुआ, और इससे संतोष भी मान लेती है कि चलो पिछली सरकार से हमने बेहतर किया। ज्यादा से ज्यादा पिछले 10-15 साल से तुलना करनी होती है कि तब और अब में क्या अंतर आया, इसको ही अपनी उपलब्धि मान लेती है। हम भी कभी इस रास्ते पर चलते थे, बहुत स्वाभाविक था, लेकिन अब हमें वो रास्ता भी रास नहीं आ रहा है। अब हम बीते हुए कल और आज की तुलना करके आराम फरमाने वाले लोग नहीं है। अब सफलता का मापदंड सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्या पाया, अब हमारा आगे का लक्ष्य है हमें कहां पहुंचना है। हम उस ओर देख रहे हैं। अब कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है, कब तक पहुंचेंगे, यानी एक नया अप्रोच लेकर के मैं पूरी सरकारी मशीनरी के साथ काम ले रहा हूं। अब भारत फॉरवर्ड लुकिंग सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प भी इसी सोच को दिखाता है। अब हम देखते हैं कि विकसित भारत का जो हमारा संकल्प है, उसकी सिद्धि के लिए हम यहां कहां तक पहुंचे हैं, हमें और कितना करना है, हमें किस स्पीड और स्केल का परिश्रम करना है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार ने तय कर दिया और टारगेट सेट हो गया। विकसित भारत के संकल्प से आज भारत के 140 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, वो खुद इसे ड्राइव कर रहे हैं। ये जन भागीदारी का अभियान ही नहीं, बल्कि भारत के आत्मविश्वास का आंदोलन भी बन चुका है। आपको हैरानी होगी, जब सरकार ने विकसित भारत के विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना शुरू किया तो लाखों लोगों ने अपने सुझाव भेजे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में डिबेट्स हुए, डिस्कशंस हुए, सरकारी और सामाजिक संगठनों ने डिबेट्स किए। जनता से जो सुझाव मिले, उनके आधार पर
भारत ने अगले 25 साल के लक्ष्य तय किए। विकसित भारत पर डिस्कशंस आज हमारी कॉन्सेंस का, हमारे चैतन्य का हिस्सा बन चुका है। मैं समझता हूं ये जनशक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का सबसे बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भारत के पास एक और एडवांटेज है जो इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं कि ये एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई? दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमारे पास वो तो है ही, दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है। इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है। हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं। क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है। भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं। साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है। हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है। ये डेवलपमेंट की एस्पिरेशन रखने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। भारत के लिए तो ये और अधिक जरूरी है। इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था। इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे।
आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती है। साथियों, मैं आपको युवाओं से जुड़े कुछ उदाहरण देता हूं। हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके, और इसलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमने किए हैं उसके नतीजे मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है। भारत दुनिया का वो देश है जहां रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे अधिक सुधार हुआ है। बीते 8-9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन 30 से बढ़कर 100 से अधिक हो चुका है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी भारत की प्रेजेंस 10 साल में 300% से अधिक बढ़ी है। आज पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स की संख्या ऑल टाइम हाई पहुंच रही है। आज भारत दुनिया के लिए R&D का एक बड़ा हब बनते जा रहा है। दुनिया की करीब 2,500 कंपनियों के रिसर्च सेंटर भारत में है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी, उसका भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। साथियों, भारत में हो रहे हैं ये चौतरफा परिवर्तन दुनिया के लिए भी विश्वास का आधार बन रहे हैं। आज बहुत सारे विषयों में भारत ग्लोबल फ्यूचर को दिशा देने में लीड ले रहा है। दुनिया को लगता है कि भारत संकट के समय का साथी है। आप कोविड का वो दौर याद कीजिए। जरूरी दवाओं की, जरूरी वैक्सीन की हमारी जो कैपेसिटी थी, उससे हम भी करोड़ों डॉलर कमा सकते थे। उससे भारत का फायदा होता, लेकिन मानवता हार जाती। ये हमारे संस्कार नहीं है। हमने दुनिया के सैकड़ों देशों को संकट के समय दवाई पहुंचाई, जीवन रक्षक वैक्सीन पहुंचाई। मुझे संतोष है कि कठिन समय में भारत दुनिया के काम आ पाया। साथियों, भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। हम सब जानते हैं कि कैसे अतीत में भारत ग्लोबल ग्रोथ को बढ़ाने वाली एक पॉजिटिव फोर्स था। कैसे भारत के आइडियाज, भारत के इनोवेशंस, भारत के प्रोडक्ट्स ने सदियों तक दुनिया पर अपना प्रभाव छोड़ा था। लेकिन समय बदला, भारत ने गुलामी का लंबा कालखंड देखा और हम पिछड़ते चले गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी भारत गुलाम था। गुलामी के कारण हम औद्योगिक क्रांतियों का फायदा नहीं उठा पाए। वो समय भारत के हाथ से निकल गया। लेकिन अब आज ये भारत का समय है। ये इंडस्ट्री 4.0 का दौर है। भारत अब गुलाम नहीं है। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, और इसलिए अब हम कमर कसकर तैयार है।
फ्रेंड्स, इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल सेट चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस पर भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। बीते दशक के दौरान मुझे कितने ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म से जुड़ने का अवसर मिला है। मैं दुनिया भर में G20 और G7 के सम्मेलनों का हिस्सा रहा हूं। 10 दिन पहले ही मैं आसियान समिट के लिए लाओस में था। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लगभग हर समिट में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अधिक चर्चा होती है। आज पूरी दुनिया की नजर भारत के डीपीआई पर है। यहां हमारे साथी भारत के प्रशंसक श्रीमान पॉल रोमर बैठे हैं। मुझे पहले भी उनसे काफी विचार विस्तार से चर्चा करने का मौका मिला है। मैंने उनसे बहुत चर्चाएं की हैं। मैं अमेरिका में भी इनसे मिला। हमारी चर्चाओं के दौरान पॉल ने भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधार और डिजी लॉकर जैसे इनोवेशन की बहुत तारीफ की है। बड़ी बड़ी समिट्स में इसी तरह लोगों को हैरानी होती है कि भारत ने इतना शानदार डीपीआई कैसे विकसित कर लिया। फ्रेंड्स, इंटरनेट के दौर में भारत के पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज नहीं था। जिन देशों के पास ये एडवांटेज था, वहां प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स ने, प्राइवेट इनोवेशंस ने डिजिटल स्पेस को लीड किया। इससे निश्चित रूप से एक नई क्रांति दुनिया में आई, लेकिन उसके लाभ का दायरा सीमित ही था। जबकि भारत ने एक नया मॉडल दुनिया को दिया है। भारत ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नया रास्ता दुनिया को दिखाया है। आज भारत में सरकार एक प्लेटफॉर्म बनाती है और उस पर लाखों नए इनोवेशंस होते हैं। हमारी जनधन, आधार और मोबाइल की जैम कनेक्टिविटी, सर्विसेज की फास्टर और लीकेज फ्री डिलीवरी का एक बेहतरीन सिस्टम बन गया है। आप हमारा यूपीआई देखिए, इस पर फिनटेक का एक नया विस्तार भारत में हुआ है। यूपीआई के कारण आज हर रोज 500 मिलियन से ज्यादा के डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और इसको ड्राइव करने वाले कोई कॉरपोरेट्स नहीं है, बल्कि हमारे छोटे दुकानदार हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं। हमारा पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म एक और उदाहरण है। पीएम गति शक्ति को हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में जो साइलोज आते थे, उसको दूर करने के लिए बनाया था। आज ये हमारे लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहा है। ऐसे ही हमारा ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन रिटेल को ज्यादा डेमोक्रेटाइज, ज्यादा ट्रांसपेरेंट करने वाला इनोवेशन सिद्ध हो रहा है। भारत ने दिखाया है कि डिजिटल इनोवेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को एग्जिस्ट कर सकती है। भारत ने दिखाया है कि टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और एम्पावरमेंट का टूल है, कंट्रोल और डिवीजन का नहीं। साथियों, 21वीं सदी का ये समय, ये मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय है। ऐसे में आज के युग की बड़ी जरूरतें हैं स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सॉल्यूशंस। ये मानवता के बेहतर भविष्य के लिए सबसे जरूरी शर्तें हैं और भारत आज यही प्रयास कर रहा है। इसमें भारत की जनता का एक निष्ठ समर्थन है। 6 दशक में पहली बार देश के लोगों ने किसी सरकार को लगातार तीसरी बार अपना जनादेश दिया है। ये मैसेज स्टेबिलिटी का है,
अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं। इन चुनावों में भी भारत की जनता ने स्टेबिलिटी के इस भाव को और मजबूती दी है। साथियों, क्लाइमेट चेंज का संकट आज पूरी मानवता का संकट बन गया है। इसमें भी भारत लीड लेने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज में हमारा कंट्रीब्यूशन न के बराबर है, फिर भी भारत में हमने ग्रीन ट्रांजिशन को अपनी ग्रोथ का फ्यूल बनाया है। आज सस्टेनेबिलिटी हमारी डेवलपमेंट प्लानिंग के कोर में है। आप हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को देख लें, खेतों में सोलर पंप लगाने की स्कीम को देख लें, हमारा ईवी रिवॉल्यूशन हो या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम हो, बड़े बड़े विंड एनर्जी फार्म हो या एलईडी लाइट्स मूवमेंट हो, सोलर पावर्ड एयरपोर्ट्स हो या बायोगैस प्लांट्स पर फोकस हो। आप हमारा कोई भी प्रोग्राम, कोई भी स्कीम देख लीजिए, सभी में ग्रीन फ्यूचर को लेकर, ग्रीन जॉब्स को लेकर एक स्ट्रांग कमिटमेंट ही पाएंगे। साथियों, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ भारत आज सॉल्यूशंस पर भी फोकस कर रहा है। बीते दशक में भारत ने ऐसे अनेक सॉल्यूशंस पर काम किया है जो ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, योग हो, आयुर्वेद हो, मिशन लाइफ हो, मिशन मिलेट्स हो, भारत की तरफ से लिए गए सभी इनिशिएटिव्स दुनिया की चुनौतियों के समाधान देने वाले हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भारत का बढ़ता सामर्थ्य दुनिया की बेहतरी को सुनिश्चित कर सक रहा है। भारत जितना आगे बढ़ेगा, दुनिया को उतना ही फायदा होगा। हमारा प्रयास होगा भारत की सेंचुरी सिर्फ भारत की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की जीत की सेंचुरी बने। एक ऐसी सदी जो सभी के टैलेंट से आगे बढ़े, एक ऐसी सदी जो सभी के इनोवेशन से समृद्ध हो, एक ऐसी सदी जहां गरीबी ना हो, एक ऐसी सदी जहां सबके पास आगे बढ़ने के अवसर हो, एक ऐसी सदी जिसमें भारत के प्रयासों से दुनिया में स्थिरता आए और विश्व शांति बढ़े। इसी भाव के साथ मुझे यहां निमंत्रित करने के लिए, अवसर देने के लिए मैं एनडीटीवी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं और ये समिट सफल हो, इसके लिए मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।